भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के निर्देशन में भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा रंग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। हिंदी रंगमंच का एक चर्चित चेहरा, जिन्होंने ना सिर्फ रंगमंच बल्कि टेलीविजन और फिल्मों में भी इतना उम्दा काम किया है कि पूरा देश उनसे अशेष स्नेह करता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती हिमानी शिवपुरी जी की। हिमानी जी आज हमारे बीच में हैं अपनी एक उम्दा रंग यात्रा को साझा करने के लिए। स्वागत है मैम आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में। नमस्कार, थैंक यू कि आपने मुझे इस रंग समागम में बुलाया और मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कि किसी तरह से डीएनए से तो जुड़ी। उम्मीद करते हैं मैम कोरोना काल में आप सपरिवार पूरी तरह सुरक्षित होंगे। जी धन्यवाद। और आई होप आप भी लग रहे हैं और आप और अपने परिवार के साथ हेल्दी और सेफ। जी मैम, सभी लोग बहुत अच्छे हैं मैम। हम लोग कितने खुश हैं आपको अपने बीच में पा करके। इसको शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है और हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि आप आए और इतना उम्दा जो एक आपका सफर रहा है वो आप साझा करें, ताकि एक जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसे प्रेरणा मिले आपके इस सफर से। तो बहुत कुछ जानना है मैम आपके बारे में, समझना है। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे मैम। जन्म मैम देहरादून में हुआ आपका। पिताजी और परिवार में एक साहित्यिक माहौल था। पिताजी का साहित्य के प्रति एक बहुत गहरा रुझान रहा। आप बेहद उम्दा छात्रा थी। स्कूल में जितनी अच्छी पढ़ाई में उतनी अच्छी डांस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। लेकिन ये रंगमंच के प्रति कैसे झुकाव हुआ मैम प्रारंभिक तौर पे? जैसा कि आपने बताया कि मैं देहरादून में मेरे पिताजी दून स्कूल में पढ़ाते थे और वो खुद अपने आप में साहित्यकार थे और माउंटेनियरिंग के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान में मुझे लगता है वही एकमात्र लेखक थे जिन्होंने पहाड़ पर्वतारोहण के ऊपर काफी साहित्य लिखा है। और हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था और बड़े बड़े साहित्यकार घर में आते थे, भगवती चरण वर्मा, अमृतपाल नागर, और क्योंकि वो भी लखनऊ के हैं। तो मेरी जो सबसे कीमती पोजेशंस लाइफ के है कि अमृतलाल नागर जी ने अपना उपन्यास बूंद और समुद्र मेरा नृत्य देखकर मुझे वो लिपि प्रस्तुत की थी आशीष के साथ। वो अभी तक मैं अपने पास रखती हूँ। तो बात कर रहे थे तो स्कूल में क्योंकि मैं डांस भी करती थी, डिबेट भी करती थी, नाटकों में भी भाग लेती थी। तो जितने भी स्कूल प्लेज होते थे उनमें भाग लेती थी और एक्टिंग प्राइजेस भी जीतती थी। मुझे याद है कि एक बार मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने कहा था, दून स्कूल में पढ़ती थी, कि हिमानी, जब मेरे को तीसरी बार बेस्ट एक्टर्स कप मिला, कि हिमानी यू आर मेकिंग इट अ हैबिट। तो एनीवे उस वक्त जो देहरादून था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड का हिस्सा तो बाद में बना। तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच को एक करियर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जैसा है, अभी तो शायद स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई हुई, लेकिन उस वक्त तो जो नाटक करने वाले थे उनको बड़ी काफी इज्जत के साथ नहीं देखा जाता था। मतलब उनको भांड या मिरासी ऐसा समझा जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रंगमंच को एक प्रोफेशन के रूप में चुन सकता है। एनीवे मैं नाटक करती रही, बहुत मजा आता था और पढ़ने में होशियार थी, इसलिए साइंस लिया तो बाकायदा
दून स्कूल में पढ़ने के बाद मैंने एमकेपी में अपना वो किया, बीएससी किया, फिर डीएवी में जाके एमएससी किया। जी जी। और एमएससी और साथ में मैं नाटक जरूर करती थी, अव्यवसायिक रंगमंच, एमेच्योर थिएटर। वहाँ जी पे जी। काफी सारी संस्थाएं थी, कला मंच थी, वातायन थी, जिनके साथ मैं नाटक करती थी। जी जी। और बड़ा मजा आता था। मतलब जो सुबह से लेके शाम तक जो रासायनिक जी जी। एमएससी करती थी, तो वो बड़ा ड्राई सी पढ़ाई थी। मतलब जी जी क्योंकि जी। पढ़ने में होशियार थी, मार्क्स तो अच्छे आते थे, लेकिन वो जो 2 घंटा मैं रंगमंच को देती थी, जी जी। उसमें बहुत मजा आता था। और बड़े हमने नाटक भी किए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी किया, और व्यक्तिगत किया लक्ष्मी नारायण लाल जी का, जी और बहुत सारे नाटक किए। तो बड़ा मजा आता था। और हम मुझे याद है कि एमएससी के दौरान हम लोग ब्रेख्त का 3 पेनी ओपेरा कर रहे थे। तो जी एनएसडी से कुछ लोग आए वर्कशॉप लेने के लिए। तब मुझे पता चला, यार यहाँ पर एनएसडी नाम की भी एक संस्था है जो बाकायदा थिएटर में ट्रेन करती है। जी आजकल जी। तो एनएसडी के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस बात कर रही हूँ 35-40 साल पहले की बात जी है जी शायद। जी जी जी। तब एनएसडी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे। जी तब जी। मेरे दिमाग की जो ट्यूबलाइट है वो जली। मैंने कहा, यार मैं तो यहाँ जाना चाहूंगी, जी जी एनएसडी में। जी जी। और घर में नहीं बताया, चुपचाप से फॉर्म भर दिया। और इत्तेफाक से मुझे एमएस अब्रॉड स्टडी करने की स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, और साथ में चुपके से जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी इंटरव्यू दे आई। अब जी जी सिलेक्शन हो गया, तो जी। फिर घर में मैंने फिर बोला, चिट्ठी दिखाई, भाई मैं तो अमेरिका नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ अच्छी जाऊंगी। जाओगी। तो इस तरह रंगमंच की ओर तो मैम, एनएसडी की वर्कशॉप जो हुई देहरादून में, तो वो कैसा अनुभव रहा? पहली बार एनएसडी और इस तरह से प्रोफेशनल जो वहां पे टीम गई शिक्षा। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। मैं कह रही हूँ, उसी से मैं इतनी प्रेरित हो गई कि मैंने कहा, भाई मतलब यहाँ पे मुझे जाना है। और ऐसा लगता है कि आदमी को जब लगता है कि यही वो जगह है जी जी रंगमंच, क्योंकि जी मजा तो बहुत आता है, लेकिन एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, मैंने कहा मैं तो अब बस रंगमंच ही करूंगी जिंदगी भर। जी और जी अगर एक संस्था है जो ट्रेन कर रही है, तो वहां जाके उसका लाभ जरूर उठाऊंगी। जी जी। और आपके लखनऊ के उर्मिल कुमार थपलियाल भी, जी जी जी, मेरी आपके शहर से। मुलाकात उनसे हुई थी। जी 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 जी। जी। वो भी उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड से। उनसे भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला, मुझे बताया, अच्छा अच्छा, हाँ, जो कारन जी है, कारन जी उस वक्त जी निर्देशक थे एनएसडी के भी। जी तो ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ सिलेक्शन के बारे में भी मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना, कुछ हिंट्स जी भी दी थी। जी तो जी वो मुझे मुलाकात अभी भी याद है उर्मिल कुमार थपलियाल जी से। तो ही वाज वेरी इनकरेजिंग। तो जी इस जी तरह मैं जी एनएसडी में मैंने जी। तो प्रवेश किया। मैम, बीते दिनों सतीश आनंद जी का इंटरव्यू कर रहा था मैं, आपके यहाँ के एलुमनाई है एनएसडी के। तो वो जी एक जी। जो समस्या बता रहे थे उस दौर की, हालांकि वो आपसे थोड़ा सा 1.5 दशक पहले उनका जन्म हुआ, 1947 के आसपास। तो बिहार में उन्होंने बड़ा सक्रिय रंगमंच किया है। तो उस दौरान की जो एक समस्या थी कि महिलाओं का या लड़कियों का रंगमंच में ना होना, तो आपके टाइम पे जब आप देहरादून में रंगमंच कर रही थी एनएसडी जाने के पहले, तो क्या वहां पे और भी ऐसी महिलाएं, लड़कियां थी जो सक्रिय रंगमंच में जुड़ी हुई थी? हाँ थी, लेकिन कम थी, जी क्योंकि एक तो यूपी का माहौल, जी तो जी रंगमंच करना मतलब इतना कुछ खास अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर भी ऐसी जी कुछ एक दो दिलेर लड़कियां थी मेरे जैसी जो करती थी, जी थी, मगर कम थी। और अ, मतलब ऐसा कुछ मतलब इतना कोई खास इनकरेज नहीं किया जाता था महिलाओं जी को, जी क्योंकि जी रंगमंच को यूपी में तो जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल ऐसे समझते थे कि अरे क्या भांड मिरासी। जी लेकिन जी चूंकि मेरी बात इसलिए मतलब इतना उस वक्त करियर लेने के वक्त तो
बहुत हंगामा हुआ। लेकिन जी उससे जी। पहले हाँ बड़ा बड़ा इंडल्जेंटली देखते थे कि हाँ चलो पढ़ने में भी होशियार है, हाँ नृत्य भी करती है, मतलब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छा है, डिबेट भी करती है, नाटक भी जी कर लेती है, चलो ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त मैं सिर्फ नाटक ही करती तो मतलब शायद जी 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 जब जी मैंने बोला कि मैं थिएटर में जाना चाहती हूँ तो मतलब एकदम बम फूट गया। और छोटे शहर में तो आपको तो पता ही है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो पहले बड़ी वाहवाही होती थी कि भटजी की लड़की, मेरे पापा का जी नाम जी। डॉक्टर हैदर भट्ट शैलेश था, कि भटजी की लड़की बड़ी होशियार है, पढ़ने में होशियार है और डांस भी करती है, हाँ नाटक वाटक भी कर लेती है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन जब ये बोला कि अरे नाटक करेगी तो सबने बोला अरे क्या, देखो कितनी अच्छी लड़की थी, पढ़ने में होशियार थी, अमेरिका की स्कॉलरशिप मिली और अब थिएटर की तरफ जा रही है, मतलब इसका तो दिमाग खराब हो गया है, मतलब इसको समझाना चाहिए इसके घर वालों ने। तो मतलब बहुत हंगामा हुआ। जी जी। तो मैम एक तरफ स्कॉलरशिप एमएस के लिए अमेरिका जाने का एक सुनहरा अवसर, दूसरी तरफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो गया। तो पिताजी तो साहित्यिक बैकग्राउंड के थे, बहुत ही साहित्य के प्रति उनका झुकाव रहा, तो एक बार में मान गए या थोड़ा बनाना पड़ा? नहीं एक बार में कैसे मानेंगे, मतलब लेकिन हाँ ये बात मैं कहूंगी कि मेरे पिताजी थे उस वक्त जो जिन्होंने मेरी बात सुनी, क्योंकि बाकी मेरी माँ और बाकी जो मेरे रिश्तेदार तो बोले क्या तू भांड मिरासी बनेगी, नौटंकी करेगी। तो पिताजी ने समझाने की कोशिश जरूर करी कि जी देखो जी बेटा अमेरिका स्कॉलरशिप मिली है, अब ये बार बार ऐसे मौके नहीं आते, तुम चली जाओ और फिर नाटक तो करते रहना, उसमें क्या है। तो जी मैंने पापा से एक ही बात कही, मैंने कहा देखो पापा हो सकता है मैं 40 साल की जब हो जाऊं, मुझे याद है मैं मतलब सोचो कि एक 16 साल की लड़की, 16 साल की तो नहीं थी, 16 साल तो उसमें आईएससी में थी, मतलब 18-19 साल की रही होंगी। तो जी जी जी। मैं बोल रही कि पापा हो सकता है कि 40 साल में मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन ये मेरे मन में मलाल नहीं रहना चाहिए था कि मेरा एक सपना था और उसको मैंने पूरा नहीं किया। जी तब पापा, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने कहा साहित्यिक और थोड़े से जी जी जी। वो थे, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आई रिमेम्बर वही थे एकमात्र वही थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, जी जी। और घर वाले तो बहुत नाराज थे बाकी लोग। एनीवे पापा ने कहा ठीक है, और मुझे एनएसडी छोड़ने भी आए थे तो उन्होंने कारण जी से भी बल्कि कहा कि देखो इसको स्कॉलरशिप मिली है और अमेरिका जाने की, तो कारण जी तो बहुत सीधे जी सरल थे। जी जी। हाँ तो मिली है तो क्या हुआ, लेकिन इसका टैलेंट तो इसी में है ना, आने दीजिए इसको इसमें। तो ऐसे कारण जी ने भी कन्विंस किया, तो इस तरह एनएसडी में मेरा एडमिशन हो गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैम, जो भी लोग अभिनय करना चाहते हैं उनके लिए मतलब किसी सपने की तरीके से होता है वहां पे दाखिला बिल्कुल पाना। बिल्कुल। तो वहां का अनुभव कैसा रहा 3 वर्ष का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत ही खूबसूरत अनुभव था, क्योंकि वो एक पूरी मतलब थिएटर में आप सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती, आप थिएटर जीते हैं। का? जी और जब तरह तरह मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती कि वो एक ऐसा, हम लोग एक स्पंज की तरह होते हैं कि थिएटर हर तरह से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हम जी लोग जी जी रहे हैं और थिएटर जीते हैं। वहाँ डिफरेंट डायरेक्टर्स आते हैं हिंदुस्तान से, विदेशों से, तो उनके साथ काम करना और डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि कारण जी जब थे तो वो उनकी हमेशा कोशिश रही थी कि जो हमारी परंपरा है उससे भी हम जुड़े रहे। जी तो जी छाऊ के टीचर्स आते थे और जी असम से, मणिपुर से मार्शल आर्ट के टीचर्स आते थे। जी जी और हम हमारा जो और हर बैच किसी ना किसी क्षेत्र में जाकर, क्योंकि हमारी देश बहुत समृद्ध है कल्चरली, जी तो हम लोग को, मुझे याद है कि यक्षगान कर्नाटक भेजा गया था। जी वो जी मेरे लिए एक आई ओपनर था, नॉर्थ की लड़की, जी और जी जी यक्षगान का फॉर्म स्टडी करना और उनके परफॉर्मेंसेस देखना, तो वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव था। और जैसे ही हमारे फर्स्ट ईयर में तो एनएसडी ने कारण जी ने प्रोडक्शन किया था हमारे साथ, जी जी भारतेंदु का नाटक किया था हमने, विद्या सुंदर। तो जी वो भी अपने आप में, क्योंकि कारण जी
तो मुझे लगता है थिएटर म्यूजिक में तो जीनियस थे वो। निश्चित तौर तो पर। विद्या सुंदर, मैंने विद्या का रोल किया था। जी और उसके बाद हमने विद्या सुंदर, और उसके बाद हमने कालिदास, उज्जैन में कालिदास समारोह में जाकर किया। वो भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वो रात भर लोग आते हैं, मतलब बड़ा फोक जैसे, फोक में होता है ना, गद्दों पे लोग बैठे हुए हैं, रजाई, ठंड का वक्त है और रजाई ओढ़ के, और बाकायदा मतलब ऐसी अच्छी ऑडियंस अप्रिशिएट जी कर जी रही है। जी तो वो अपने आप में, और मंडी हाउस जो था वो एक हब था, क्योंकि कमानी ऑडिटोरियम पास में था, त्रिवेणी जी कला जी संगम, तो जी जी कमानी में और फिक्की भी था। तो वहां जी पर लोगों के कॉन्सर्ट्स होते थे। आई रिमेम्बर मैंने एक बार रविशंकर जी और अकबर अली खान की ड्यूट देखा था, और मतलब अद्भुत अनुभव। और जाकिर हुसैन जी तबला बजा रहे थे। जी जी तो जी अ, अपने आप में, त्रिवेणी कला संगम में आए दिन एग्जीबिशंस होती थी पेंटिंग की। जी जी हाँ, ओके ओके, ये मेरी डॉगी आई है। ओके जी जी आर्या, दीपिका इसको वो दे दे, दीपिका इसको दे दे बिस्किट्स। मैं इसको यूजुअली शाम को जब तक जी घर में वो आई, वो मेरी बटरिंग कर रही है। तो वो अपने आप में, और एनएसडी की लाइब्रेरी पढ़ने का तो मुझे शुरू से ही शौकीन था। तो एनएसडी की लाइब्रेरी इतनी रिच है, तो जी हम लोग पढ़ते भी थे, और टीचर्स बहुत अच्छे थे जो हमको सिखाते थे, गुरु। उसके बाद एम के रैना जी आए, जिन्होंने चेरी ऑर्चर्ड का किया। तो कहाँ ये अपनी, उसके बाद सीधा उसमें स्टानिस्लावस्की में घुस गए। जी और चेखव की बहुत सारी परतें होती है, उनको जी खोलना, जी क्योंकि चेखव में जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो सब टेक्स्ट है, जो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है, तो उसको स्टडी करना। तो एक अपने आप में अद्वितीय अनुभव था। जी और साथ में हम एक्स स्टूडेंट्स भी आते थे। आई रिमेम्बर हम लोग, मतलब नसीरुद्दीन शाह आए, और जी पुरी साहब जब आते थे, उन पुरी साहब, तो हम लोग तो ऐसे ही खड़े हो जाते थे। और जी हाँ मतलब, मुग्ध और होकर के बिल्कुल। अरे बाप रे। और मुझे याद है कि जब एनएसडी मैंने ज्वाइन किया था, तो हम लोगों के लिए तो ये मनोहर सिंह और उत्तरा बावकर, सुरेखा जी, ये तो हमारे लिए भगवान होते थे। तो पहली बार मनोहर भाई को देखा, तो मैं तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मतलब ये हमारे लिए भगवान हुआ करते थे। तो इनकी एक्टिंग देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स आए, भानु भारती आए, बंसी कौल जी आए, और फॉरेन से भी आए। तो मतलब इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैम, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए, जैसा कि आपने बताया, विभिन्न प्रांतों में भी जाने का अवसर मिला, तो विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को कितना समझने का अवसर मिल पाया? वही मैंने कहा ना कि कारण जी हमेशा एक हर बैच को किसी ना किसी प्रांत में भेजते थे। तो हमारा जो बैच था, तो हमको मैंने बताया कि कर्नाटक में कर्नाटक, भेजा जी गया। जी कर्नाटक जी में हेगडू में हम लोग गए। वहां पर यक्षगान का हम लोगों ने देखा, कैसे उनका मेकअप होता है, कलाकार कैसे तैयारी करते हैं। क्योंकि खाली ऐसे देखना यक्षगान अपने आप में वो बात अलग है, लेकिन पूरा वहीं हम उनके साथ जाके रहे उस गांव जी में। और एक मुझे अद्वितीय अनुभव हुआ कि रात को हम लोग हेगडू उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। जी जी ओके, क्या हुआ, आपने खाया? हम उसकी यक्षगान की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और चंडे बज रहे। वो अभी तक मेरे को, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस एक्सपीरियंस को याद करती हूँ कि चंडे बज रहे हैं। और वो जो ओके 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 आया सिडम, वो लोग एक कहानी सुना रहे हैं फ्रॉम क्लासिकल टेल्स। तो अद्वितीय अनुभव रहा वो। जी और जी मुझे याद है उसके बाद हम एक रात, मुझे भी याद है कि हम वो रात भर चलता था यक्षगान का जी परफॉर्मेंस। और उसके जी बाद सुबह हम लोग समुद्र में गए थे। तो समुद्र की लहरें आ रही और आकाश गुलाबी है और चंडे की ध्वनि बज रही है। आहा। अमेजिंग, अमेजिंग जी एक्सपीरियंस। जी जी जी। मैम, एनएसडी में रहते हुए आपने एक प्ले किया, सूरज की अंतिम किरण से पहली किरण तक।
मैं पढ़ रहा था कि उसके जो 3 प्रमुख किरदार महिला पात्र हैं वो तीनों आपने किया है इस प्ले में। वो एनएसटी में नहीं किया बेटा, वो मैंने जाके रेपर्टरी में जब मैंने ज्वाइन किया, पहले तो अप्रेंटिस में किया और फिर रेपर्टरी का पार्ट था। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि मैंने तीनों भूमिकाएं करी है। एक तो उसमें प्रतिहारिका की है, वो तो जैसे ही जाती है वो आती है बेचारी, आसव लेकर आती है राजा के लिए और चली जाती है। महत्तरिका जो राजा के साथ रहती, क्योंकि शीलवती, अगर आपने नाटक पढ़ा हो, शीलवती जाती है रात को नियोग प्रथा के लिए, और शीलवती का भी किया। तो जब मैंने रेपर्टरी ज्वाइन किया तो उत्तरा बावकर जी महत्तरिका करती थी और उत्तरा बावकर शीलवती करती थी और सुरेखा जी करती थी महत्तरिका और मैं करती थी प्रतिहारिका। फिर जब ये लोग चले गए तो मैं महत्तरिका करने लगी और डॉली आलूवालिया करती थी शीलवती। उसके बाद डॉली भी जब चली गई तो मैं शीलवती करने लगी और सीमा विश्वास महत्तरिका करती थी। तो ऐसे मैंने ऐसे 2-3 नाटक हैं जिसमें मैंने एक चेरी ऑर्चर्ड भी है। स्कूल में मैंने जब किया था, M.K. रैना जी ने निर्देशन, तब मैंने रेनेस्काया का रोल किया था। और रेपर्टरी में जब मैं आई तो रिचर्ड शेकनर अमेरिका के डायरेक्टर है, उन्होंने चेरी ऑर्चर्ड किया था, तब मैंने उसमें आन्या का रोल किया था। तो इसमें मैंने 2 किरदार प्ले किए। ऐसे ही तुगलक एक नाटक है जिसमें मैं जब रेपर्टरी एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन की थी तो अलगाजी साहब आए थे उसको रीसेलेक्ट करने के लिए। तुगलक को हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया में करने जा रहे थे, तो सुरेखा जी करती थी सौतेली माँ का रोल, मनोहर सिंह तुगलक करते थे और मैं और नूतन सूर्या हम लोग पीछे खड़े होते थे, उनकी अटेंडेंस होते थे। उसके बाद भानु भारती जी ने इसको दिल्ली में इसको फिर से प्रोडक्शन किया था। तो यशपाल करने लगे थे तुगलक, यशपाल ने तुगलक किया था, पुराना किला में हमने किया था और मैंने तब सौतेली माँ का रोल किया। तो ऐसे इस नाटक में भी मैंने 2 किरदार के ऐसे 2-3 नाटक है जो एक किरदार के अलावा किया है। जी मैम, एनएसडी रेपर्टरी के साथ कितने वर्षों का ताल्लुक रहा आपका? 10 साल काम किया मैंने। 10 साल। तो मैम एक ऐसा भी दौर था जब आपके पास दूरदर्शन का एक सीरियल हम लोग, उसका ऑफर आया था, तो आपने कहा नहीं, हम रंगबच्ची करेंगे, मुझे सीरियल की तरफ अभी नहीं जाना है। हाँ, वो क्या हुआ, वो पहला सोप बन रहा था हिंदुस्तान में हम लोग, और मनोहर श्याम जोशी लिख रहे थे उसको, तो उन्होंने मेरे प्ले के परफॉर्मेंस देखे थे तो मुझे छुटकी का रोल ऑफर किया। उस वक्त हमारे रेपर्टरी में जब थी तो ओथेलो नाटक हो रहा था और मैं डेस्डेमोना कर रही थी और नामदेव ओथेलो थे। तो मुझे बुलाया गया और बोला कि हफ्ते में 2 दिन आएगा, आजकल तो डेली सोप्स होते हैं, तो तुमको, उन्होंने बोला चुटकी का रोल करोगी तो तुमको भाई ये सब थिएटर वेटर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मनोहर श्याम जोशी और कुमार, क्या थिएटर छोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं करूंगी। उस वक्त मैंने मना कर दिया और मैं अब रेपर्टरी में ही मतलब वो कर रही थी। मैम रेपर्टरी का ही कोई शो लेके आप गए हुए थे आप लोग मुंबई, जब पहली बार हमराही के लिए प्रस्ताव मिला मैम? जी ये काफी साल बीत गए, मतलब 8 या 9 साल हो गए थे रेपर्टरी में। तो मैं हम लोग रेपर्टरी जैसे एनएसडी में तो हम लोग जगह जगह जाके प्लेस करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता। तो ये बात है कि हम लोग बॉम्बे में हमारे शोज थे, दिल्ली पृथ्वी थिएटर में, एनसीपी में। तो मेरे 3-4 नाटक थे। तो मित्रो मरजानी कर रही थी, आजर का ख्वाब कर रही थी, सूर्य के अंतिम किरण, और प्रसन्ना जी का सेंट्रिफ्यूजियामा, और बंसी कौल का शर्विलक। तो उसमें मेरे अलग अलग भूमिकाएं थी। तो वहाँ के निर्देशक कुंवर सिन्हा, हम ये अपने हमराही के लिए कैरेक्टर था, थोड़ा सा वो बॉम्बे में उनको एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ पूछा था, उसके भी लेखक मनोहर श्याम जोशी थे, तो उन्होंने पूछा था यार कोई
दिल्ली में कोई एक्ट्रेस है, कहते है तो हिमानी शिवपुरी, लेकिन देखो उसको पूछ लेना थोड़ी सी पागल है वो, हम लोग क्या कर दिया, अब तुम बात करके देख लो। तो उन्होंने देखा और मेरे अलग अलग भूमिकाएं कर रही थी, तो इसमें वसंत सेना, मित्रों और सूर्य के अंतिम किरण में शीलवती। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा एक किरदार है, आप करेंगी। तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम ही वाज अलाइव, तो उनको भी रोल ऑफर किया, तो वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे। तो मैं तो शुरू से ही मेरा मतलब फिल्म और टीवी के प्रति ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि थिएटर से ही मुझे प्यार था। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती थी भाई तुम तो जाओ, मैं तो इधर ठीक हूँ रेपर्टरी में, तुम जाके बॉम्बे स्ट्रगल करो। पर उन्होंने वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी एक फिल्म कर चुके थे, और चूंकि उनका वो ओम शिवपुरी के ब्रदर थे, तो उनका ही वाज फेमिलियर विद द फिल्म इंडस्ट्री। तो बोले नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, और उन्होंने सब मतलब लिटरली मतलब खदेड़ के मेरा दो माइंड थी मैं, लेकिन चलो मतलब आ गई, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आता है कलाकार को लगता है कि हाँ भाई व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मैं शुरू किया था प्राउड रोल्स में और फिर लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी। तो कलाकार को लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो हमराही में मैं जब किया देव की भौजाई, हुआ यूं कि वो देव की भौजाई सडनली बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि कुछ लोग तो अभी भी उसको याद रखते हैं जिन्होंने देखा होगा। तो बोलते देव की भौजाई के रूप में मेरी पहचान बन गई थी। और दूरदर्शन तो आपको हर एक के घर में ले आता है, तो आप हाउस होल्ड नेम हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि पहले जब मैं थिएटर करती थी दिल्ली में, तो लोग बस में जाती थी मंडी हाउस जमुना पार से, बोलते तुम सुबह आती हो ऑफिस बॉस, तुम क्या करती हो? तुम जो थिएटर करते हो। नहीं नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन करती क्या हो? क्योंकि लोग सोच ही नहीं सकते थे कि थिएटर भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो जब मैं ये हमराही किया देव की भौजाई, उसके बाद मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तो लोग अच्छा हाँ देव की भौजाई है। तो मैम ये देव की भौजाई के बाद जो ये पॉपुलैरिटी मिली, तो जरा वो बताइए मैम कि वापस देहरादून की क्या स्थिति थी जब लोकप्रियता इस रूप में हो गई, तो जो लोग उस समय असहमत थे आपके निर्णय से? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मैं बताऊं कि लोग अब जब तक मैं थिएटर वेटर करती थी, तो लोग मतलब मुझे बड़ी वैसी नजरों से देखते थे, देखो क्या इतनी अच्छी होनहार सी लड़की थी और कहाँ चली गई। लेकिन जैसे ही मेरा ये सीरियल आया, मतलब वही लोग मेरे को हकारत से देखते थे। उन्होंने बाकायदा टाउन हॉल, मतलब देहरादून में एक ही उस टाइम ऑडिटोरियम था, अभी तो 2-4 बन गए ओएनजीसी के उसके, तो टाउन हॉल में मेरा नागरिक अभिनंदन किया कि भाई देव की भौजाई और बड़ा फूलों का गुलदस्ता और ये सब। तो वो एक अनुभव था कि लोगों की धारणा बदली आपको, हाँ, लोगों की धारणा आपकी बदली यात्रा कि को हाँ भाई ये तो सही है, अच्छा है। तो ये हमराही मैम कितने वर्षों तक चला, मतलब शूटिंग इसकी? ये बेटा ये आजकल की तो बात है नहीं कि उस टाइम तो दूरदर्शन में ज्यादा से ज्यादा 52 एपिसोड्स चलते थे। इतना तो नहीं होता था, जैसे बाद में तो जैसे जब डेली सोप होने लगे थे, जब स्टार और ये सी आ गए, तो ये तो एक एक डेढ़ 2-2 3-3 साल से 3-3 साल। तो ये मेरे ख्याल से वही चला 52 एपिसोड, कितना 6-7 महीने चला होगा शायद। हाँ और वो भी उस टाइम बहुत था। निश्चित तौर पे हाँ जी जी जी। तो आगे की यात्रा कैसी रही मैम फिर मुंबई में हमराही के बाद? वही बस अब जब सीरियल खत्म हुआ तो अब समझ नहीं आया क्या, सब थिएटर वेटर तो छोड़कर आ गए थे, तो क्या करें। तो और किसी को जानते भी नहीं थे बम्बई में। और वो अच्छा हुआ कि मतलब ये जो सूरज बड़जात्या जी थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैंने बताया ज्ञान शिवपुरी जी, उन्होंने बाबुल की तो जब रेपर्टरी आई थी तो उन्होंने सूरज जी को बुला दिया था। तो आंचल का ख्वाब देखा सूरज जी ने, पिग्मेलियन का उर्दू अडेप्टेशन।
हाँ, जी मैं जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हज्जो का रोल करती थी, जो कि बेगम हो जाती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। जी 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 तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो वो मुझे याद है कि मुझे राजश्री के ऑफिस से एक फोन आया, तो मुझे राज बाबू ने बोला कि भाई आप तो बहुत दिल्ली थिएटर की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस थी आज़ाद ख्वाब में, उसको देखकर सूरज जी उसकी स्क्रिप्ट लिख चुके थे हम आपके कौन के, तो उन्होंने एक मुस्लिम कैरेक्टर ऐड किया है। जी अ, जी तो आप सुन लीजिए कि आपको अगर सही लगे तो। अब मैं क्या कहती कि मुझे तो काम की जरूरत थी, जी जी क्योंकि अब वो सीरियल खत्म हो चुका था। तो खैर मैं 3 घंटे का नरेशन सुना, आधा तो नरेशन मेरे सर के ऊपर तो चला गया। तो मैं बोली आपको अगर सही लगे, आपके लायक तो नहीं है रोल। अब जी मैंने जी कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, आप टू डू इट। मैं मतलब फिर वो मैं बम्बई के फिल्मों की नगरी के बारे में कुछ जानती नहीं थी, तो उन्होंने जी बोला जी कि वहाँ मुझे प्रोडक्शन वालों से मिलाया कि ये तो मुझे जी पता नहीं था बॉम्बे में ऐसा होता है कि अ, बाकायदा बार्गेनिंग होती है। जी तो जी मुझे जी वो उन्होंने बोला ये फिल्म आप आपको समझ इतने लीजिए पैसे में। अब। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो है उन्होंने कहा ये तो इतनी जल्दी एग्री कर गए। तो फिर बाद में पता चला कि अगर आपको जी 10 रुपए चाहिए होते तो आपको 20 रुपए कोट करने चाहिए, और जी वो जी लोग को अगर आपको 10 रुपए देने तो वो शुरू करेंगे 5 रुपए से। 5 रुपए से। हाँ, जी तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं ये तो इनको बोलो ना, ये तो हमारी जी इनकी जी वाइफ है ज्ञान जी की, तुमको सही जी बताओ कितना देंगे। तो उन्होंने बोला हम इतना देंगे। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। जी तो इसलिए ऐसे मैंने हम जी आपके कौन किया, जी जो कि एक उस वक्त की बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त उसमें टॉप एक्टर थे माधुरी दीक्षित जी नंबर 1, जी 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 सलमान खान थे और अनुपम खेर थे और बिंदु जी थी, रीमा जी थी। ये इस वक्त जी 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 कमर्शियल फिल्म के बहुत बड़े स्टार थे। और मुझे याद है कि मैं पहली बार सेट पे गई तो करीब 40 कुर्सियां और सब में एक्टर्स के नाम थे और मेरा भी नाम था हिमानी शिवप्रिया। और मुझे सूरज जी ले गए माधुरी दीक्षित के पास और उन्होंने बोला कि दिल्ली की थिएटर की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है हिमानी शिवपुरी, तो माधुरी दीक्षित खड़ी होगी। शी वाज सच अ was क्या she still is such a wonderful person कि नहीं तो वो थी नंबर 1 और who is this, तो लेकिन वो बाकायदा खड़ी रही। उसके बाद मतलब we became like a family, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर फैमिली का था। तो ऐसे हम आपके हैं कौन मैंने काम शुरू किया और वो बहुत बड़ी हिट बन गई। उसके बहुत बाद बड़ी। अपना आदित्य चोपड़ा जी फिल्म लिख रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे याद किया वो फिल्म देख के हम आपके हैं कौन। तो फिर मैंने उसमें काम किया और फिर करण जौहर जब उनके असिस्टेंट थे वो DDL तो वो जब कुछ कुछ होता जब वो बना रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए किरदार लिखा रिफती का। तो इस तरह फिल्मों में मेरी यात्रा शुरू हो गई। जी पहली फिल्म हम आपके हैं कौन और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, वो एक जो एक सफलता का पहला पड़ाव था मैम, वो कैसा अनुभव था? अच्छा था क्योंकि लेकिन एकदम से वो सफल नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे याद है कि क्योंकि हम आप मतलब देव की भौजाई से लोग मुझे जानने लगे थे और ये मतलब हम आपके कौन में काम कर रही थी। तो उस टाइम तो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को ये होता था अच्छा एक अच्छी एक्ट्रेस आई है, आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स करते तो उसको बुलाओ उस रोल के लिए। तो मुझे याद है कि राजा कर रही थी मैं, इंद्र कुमार थी, उसमें भी माधुरी दीक्षित थी। और तो ये लोग सब हंस रहे थे कि यार क्या बनाया है उन्होंने लोग, क्योंकि लोगों ने ट्रायल में फिल्म देखी फिर शादी का वीडियो तो लोग बड़े हंस रहे थे। तो ये नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो जब वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई तब लगा अरे बाप रे ये तो मतलब अमेजिंग, इतनी मतलब वो एक बार लगी तो फिर निकलने का नाम ही नहीं है। तो उसका मतलब धीरे धीरे पता चला कि वो इतनी बड़ी हिट हो गई। और फिर मुझे याद है कि जब DDLJ हम कर रहे थे तो तभी भी नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। और काम करते हुए बहुत मजा आया।
जी 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 लेकिन वो भी जब इतनी बड़ी हिट हो गई, जी जी मुझे याद है कि शाहरुख कहता था कि मानी जी, हम लोग तो ट्रायल में फिल्म देख ली थी कि अरे यू शुड गो एंड सीट इन द हॉल, कि क्या ऑडियंस का रिस्पांस मिलता है। और वो फिल्म तो जब हॉल में लगी तो वो तो मतलब एक तरह से उतरी नहीं वो फिल्म जी डीवीआर जी पे। जी वो भी बहुत मतलब आज तक वो मराठा मंदिर में चलती है। जी 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 इट्स बिकम एन आइकॉनिक फिल्म वो। जी और फिर कुछ कुछ होता है भी चली, तो इस तरह से एक जी जी फिल्म की यात्रा शुरुआत हो गई उसकी। तो मैम 100 से ज्यादा फिल्में, 20 से ज्यादा टीवी सीरियल्स, रंगमंच से इतना लंबा जुड़ाव रहा ही। इस दौरान मुंबई में रंगमंच के लिए भी समय निकल पाया क्या? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं मतलब रंगमंच तो मेरा पहला प्यार है और जी पहला प्यार कभी भूलता नहीं कोई। जी तो मैं रंगमंच से हमेशा इन टच रहती थी कि अ, मुंबई यूनिवर्सिटी है, जी जी वहां पर मैं जब शूटिंग नहीं होती थी तो वहां जाके मैं, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर, तो वहां जाके मैं क्लासेस लेती थी एक्टिंग की, स्पीच जी की। और जब कभी थोड़ा सा ज्यादा गैप आ गया तो क्लासरूम प्रोडक्शंस कर लिए 15-20 दिन की, तो जी उसमें जी बड़ा मजा आता था। जी और मुझे याद है कि मैं जब क्लासेस के लिए जा रही थी तो वहाँ वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जब्बार जी पटेल भी आए हुए थे, दी ऑर्गेनाइजर्स। तो जी उन्होंने बोला हिमानी तुम प्ले कर लो। मैंने कहा अरे मैंने, मेरा तो कोई नाटक ही तैयार नहीं है। कह रही जी नहीं जी नहीं तुम एक सोलो कर लो। तो हम्म, फिर मैं ढूंढने बैठी, अंकुर जी को फोन करी, यार कुछ कहानी बताओ कि फीमेल राइटर की होनी चाहिए, तो मनु भंडारी की। फिर हमने कहानी चुनी, 2 कहानियां जी उनका अडेप्टेशन किया, और मैंने और शिल्के ने मिलकर जी अकेली नाम से, एक तो स्वयं सिद्धा और अकेली जी वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस की, वहीं हम लोग क्लासेस ले रहे हो, वहीं किसी क्लासरूम में रिहर्सल कर रहे हैं, तो उसका अपना मजा आता है। जी जी तो जी शो हुआ तो वो इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट, और हर जगह से वहां पर लोग आए हुए, और हम हिंदी का नाटक कर रहे, तो बड़ा दिलचस्प था। मतलब अफ्रीका से, अमेरिका से, जापान से और यूरोप से। तो उसके बाद मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मतलब थिएटर की कहते हैं कि वो अपनी भाषा होती है, जी जी लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जी जी उससे बड़ा उत्साहवर्धक था वो कि जी जो जी लोग भाषा नहीं समझते वो आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो फिर धीरे धीरे मतलब थैंक्स टू मुंबई यूनिवर्सिटी मैं थिएटर से इन टच रही, और एनएसडी में भी जाती थी। जी जी सिलेक्शन कमेटी के हम लोग मेंबर थे, तो जी हर अंकल का सिलेक्शन करना या स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, तो उस बहाने वो जो 3-4 दिन थिएटर के माहौल में, तो वो एक तरह से रिजुविनेशन का जी मौका जी मिलता था। और एक और बात, थिएटर से मैं जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो उनकी बरसी थी मुझे याद है, तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपने पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करूं। तो मैंने सोचा कि मैं सिंस थिएटर करती हूँ, तो मैंने वहां पर एक वर्कशॉप ली और उन्हीं की कहानी का मैंने मंचन किया, सुनहरे सपने, अरे वाह जो कि उत्तराखंड की उत्पत्ति के ऊपर बेस्ड है। जी जी तो एनएसडी की हेल्प ली, एनएसडी से वर्कशॉप की, और उत्तराखंड के जितने भी दूर दूर से विद्यार्थी आए थे उनके साथ 1 महीने की वर्कशॉप करके, तो ये जी मेरे अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दी मैंने उनका कहानी। और मैं हर साल उनके जन्मदिन में जाके उनकी कहानियों का जब समय रहता है तो बच्चों के साथ या फिर सोलो भी कर जी लेती जी हूँ। तो ये जी इस तरह से मैं अपने पिताजी को थिएटर के माध्यम से श्रद्धांजलि देती हूँ। तो थिएटर जी से मतलब अ, रहा है, जुड़ाव लगातार रहा है। थिएटर से नाता मैंने तोड़ा नहीं, क्योंकि थिएटर ही एक है जो कि मतलब जीवंत रखता है। और इट्स लाइक जैसे कि अ, औरतें जाती हैं स्पा में जी तो ये जी जी थिएटर मेरा स्पा है जी रिजुविनेशन का। जी जी और मुझे याद है भारंगम में भी मैंने बनारस में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में एक और प्ले नाटक किया था, संतति जी जी निर्देशन। और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने वृक्षकटिकम
डायरेक्ट किया स्टूडेंट्स के साथ, और जी जी शकुंतला भी किया, आधे जी अधूरे जी भी किया। तो इस जी तरह जी से थिएटर के साथ बाकायदा रिश्ता है, वो जी बनाए जी रखा है। जी मैं आपका कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था मैम, तो सुना आपकी एक फिल्म थी आप लौट चले, तो आप लोग जब अब्रॉड गए हुए थे शूट के लिए, तो शूटिंग के बाद का जो समय बचता था शाम का, उसमें भी आप थिएटर देखने के लिए समय निकालते थे। हाँ, अरे अरे बाप रे, आपको ये कैसे? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है कि मैं पहली बार अमेरिका पहुंची तो मैं थिएटर की पागल, तो मैंने कहा यार ब्रॉडवे के प्लेस देख रहे हैं और म्यूजिकल्स देख रहे हैं, तो इट यूज्ड टू बी, और उसमें फॉर्चुनेटली ये लोग भी सब नए नए थे। जी जी मतलब ऐश्वर्या इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, उसकी भी बिगिनिंग की फिल्म्स थी। जी जी और अ, अक्षय खन्ना तो नहीं आता था, तो आई रिमेम्बर, और सतीश कौशिक थे, वो भी एनएसडी के हैं, और जी परेश रावल भी थे, तो वो भी थिएटर के थे। और हम लोग, मैं सबको ले जाती थी यार प्ले देखने के लिए, तो अगले दिन पूछते लोगों ने क्या देखा, तो आई रिमेम्बर चिट्टू जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो जी बेचारे, रणबीर छोटा सा था, मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं है जब मैं रणबीर के साथ एक फिल्म कर रही थी, तो उसने बोला, ओ मैम, आई रिमेम्बर my dad had forced me to go and see a play with you. So I remember Ranveer ji, Chintu ji उसको बोले, go and get educated, go and see a play. तो बेचारा वो भी हमारे साथ साउंड ऑफ म्यूजिक देखने हम लोग गए थे। जी 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 मुझे बहुत दिनों के बाद, तो बड़ा वो बड़ा ही मजेदार समय था। तो हम, मैं तो जैसे और शॉपिंग या उसमें जाते थे, तो मैं तो सबको थिएटर और उसे देखने जाती थी। मैंने कैसा मौका कहाँ मिलेगा कि वहाँ का थिएटर देखने का आपको, ये सुनहरा अवसर था। जी मैम, लिखने का भी शौक है आपको? पढ़ रहा था मैं कहीं आपके बारे में। जी जी जी, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। जी मैम, तो हम लोग कुछ आपका इस इंटरव्यू में अगर 4 पंक्तियां आपसे कुछ सुन सके। आप क्या चाहते हैं, मैं कोई कविता सुनाऊं आपको? प्लीज मैम, एक छोटी सी कविता अगर आप सुना सकें तो। ऐसे कुछ रेडी तो मेरे को, काश आपने बता दिया होता पहले, तो मैं रेडी तो नहीं। अच्छा, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। इसका नाम है पहाड़। जी जी उत्तराखंड की समस्या है पलायन। लोग जी 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 पहाड़ छोड़कर चले गए, गांव खाली जी पड़े। जी बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी। पहाड़ कई तरह के होते हैं, पहाड़ कई तरह के होते हैं, तुम्हारे लिए वो मात्र पहाड़ ही होंगे। हरे भरे भूरे, बर्फ से ढके, और कभी बिल्कुल नंगे। तलहटी से देखने में उनमें बसे गांव तो दिखाई ही नहीं देते। हाँ, पहाड़ों से देखो तो शहर चमचमाते हैं, रात को दिवाली की तरह। क्या बात। ये तुम्हें पता नहीं शायद कि पहाड़ों से मैदान नजर आते हैं, हरे भरे समतल, और रात को ऐसे खूबसूरत कि बस। तभी 10-12 साल पार करते ही पहाड़ी लड़का अक्सर उतरता है इन पगडंडियों से नीचे और नीचे, उन्हीं शहरों और मैदानों की ओर। ये तुम्हें पता नहीं शायद, ये तुम्हें पता नहीं शायद कि पहाड़ रोते हैं। हाँ, अक्सर रातों को पहाड़ रोते हैं, क्योंकि ये पहाड़ ही हैं जो जानते हैं कि वो अब कभी नहीं लौटे। बहुत 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 उम्दा मैम, और ये बहुत बड़ी एक समस्या है पहाड़ की। निश्चित तौर पे आप बहुत गहराई से महसूस कर सकती हैं उस चीज को। हम लोग तो समतल में रहने वाले लोग, लेकिन आपका पहाड़ से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैम, आप रंगमंच से इतनी बुनियादी तौर पे जुड़ी हुई हैं, आपने इतना एक उम्दा यात्रा आपकी रही है। हमारे जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं, हम उनसे एक ये प्रश्न जरूर जानना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों में जो सक्रिय रंगमंच लोग कर रहे हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त हो किसी अकादमी से या किसी संस्थान से, या खुद से भी जो प्रेरित होकर के रंगमंच कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती जो उनके सामने आ रही है कि जो उसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, पहचान भी मिल रही है, लेकिन आर्थिक संकट बना हुआ है रंगमंच के साथ। जी जी। मैम, इसके लिए
आप मतलब किस रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आप बहुत ही वेटरन थिएटर प्रैक्टिशनर रही हैं कि नहीं, मुझे बहुत अफसोस होता है ये इस बारे में कि मैं आपको बताऊं, जब मैं हम लोग रेperटरी में, मैं पूना में शो करने गई, जी बॉम्बे भी था, मतलब जगह जगह, क्योंकि हम छोटे शहरों में भी करते थे, बड़े शहरों, पूना में। और मैंने वहां के ऑडिटोरियम में देखा कि बाकायदा जैसे फिल्म थिएटर होता है ना, जैसे जी शो होते हैं 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे मराठी के 2-3 नाटक का शो लग रहा है और जी बीच में हमारा। और मैंने वहां रुक के, क्योंकि थिएटर नाटक देखा, तो जी हमारा भी शो हाउसफुल और मराठी नाटक भी हाउसफुल। तो हम्म, मैंने कहा, अरे बाप रे, तो ये मेरे लिए, नॉर्थ से आने वाली के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो मैंने उन लोगों से पूछा, अरे बाप रे, थिएटर के शोज भी मतलब हाउसफुल, मतलब कुछ होते थे रेperटरी के भी शोज के होते जी थे हाउसफुल, जैसे मित्रों बड़ा पॉपुलर शो था, लेकिन जी जी ज्यादातर नॉर्थ में क्या होता है कि इनविटेशन से, मतलब जी 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 मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मैं देहरादून में थिएटर करती हूँ, तो टिकट की तो आप बात सोच ही नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते, तो बिल्कुल। आपको निमंत्रण पत्र देने के बाद भी आपको फोन करना पड़ेगा, हाँ जी आपको निमंत्रण नहीं पत्र मिला, आप जरूर आइए। मतलब दर्शक आप पे एक तरह से एक फेवर कर रहे हैं कि आपको आ रहे हैं। और बिल्कुल एक मुझे याद है, जब मैं ये शो कर रही थी देहरादून में, तो एक सज्जन को सामने की सीट नहीं मिली, तो वो तो नाराज होकर निकल पड़ा, ये उसकी इंसल्ट होगी। और महाराष्ट्र में आप देखिए कि लोग खुद से पैसे लेके टिकट देख रहे हैं। आज भी आप देखिए पृथ्वी थिएटर में कई बार मतलब टिकट नहीं मिलते हैं, जी जी एनसीपी में टिकट नहीं मिलते हैं। ये जी नॉर्थ में और खासकर हिंदी थिएटर की बहुत बड़ी त्रासदी है कि जी लोग अ, मतलब आप पे एहसान कर रहे हैं थिएटर में आने के लिए, और टिकट, मुझे बहुत कम ऐसे जी दर्शक जी होंगे जो टिकट लेके। तो मुझे सबसे पहले, मैं तो मतलब एनएसडी में भी बल्कि ये कहती हूँ कि यार आप दर्शकों को स्पॉइल कर रहे हो, जी इनमें जी इनको टिकट लेके पैसे पैसा दे के इनको थिएटर देखना चाहिए, तब ये हमारी इज्जत करेंगे। आप जी जी महाराष्ट्र में जाइए, आप बैंगलोर में, साउथ में जाइए, आप कलकत्ता में जाइए, लोग टिकट लेके थिएटर देख रहे हैं। जी जी मतलब कि मुझे लगता है कि ये हमको ये बिल्कुल दर्शक ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो कि यार हमारे पे आप एहसान थोड़ी कर रहे हो। हम एक कलाकार, थिएटर का आदमी 1 महीना 1.5 महीना बाकायदा मेहनत करके एक नाटक तैयार करता है, तो उसको आप इज्जत तो दो। आप जी जी उसकी जिस उसकी मेहनत है उसके आपको टिकट के पैसे लेके देखो और उसको इज्जत दो। ये जी नॉर्थ में मुझे दुख होता है कि लोग, ये मैं कहती हूँ, बल्कि एनएसडी में भी मैं आज जब भी जाती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ, जो तुम पासेस का थिएटर करते हो ना, तो जी बंद करो। पीपल शुड पे फॉर, क्या आप फिल्म देखने नहीं जाते? जी जी फिल्म के आप कोई भी फिल्म देखने के लिए 1000 रुपए, मतलब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो कोई फैमिली जाती है तो 4-5 हजार कहीं नहीं जाते, बिल्कुल है ना? तो आप जब फिल्म के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप नाटक के लिए? और ये हमको दर्शक बनाने पड़ेंगे कि आप जैसे फिल्म देखने जाते हो, और बॉम्बे में ये ट्रेडिशन है। आप ये देखिए कि इनका मुगले आजम हुआ, उसके जी लोग 3-3, 4-4 हजार के टिकट लोग ले रहे हैं, हाउसफुल जा रहा है। जी 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 यहाँ पर एक ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में, जो कि अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ में नहीं है। तो जी जी ये हमको बाकायदा बनानी पड़ेगी, ये ट्रेडिशन की आप आकर देखिए, जी जी क्योंकि कोई भी कला जब तक उसको संरक्षण ना मिले, वो पनप ही नहीं सकती। जी जी अब ये बार बार ये थोड़ी कि स्टेट और देश आपको, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो स्टेट आपको, और या भारतेंदु नाट्य अकादमी तो स्टेट आपको कर रही है, तो आप लोगों जी को जी बुला रहे हैं, लेकिन लोगों में ये टिकट, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक वो है। हमको जैसे महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, गुजराती जी एक्टर और मराठी एक्टर सरवाइव कर सकते हैं थिएटर से, जी लेकिन जी हिंदी एक्टर्स बहुत कम, नहीं, बहुत मुश्किल है, खासकर जी जी छोटे शहरों में तो बहुत मुश्किल है।
जी सरवाइव जी करना। मतलब मैंने खुद ही देखा है, मैं जब देहरादून में जाके लोग आप पे फेवर करते हैं कि आप पे आ रहे हैं, आपका नाटक देखिए। जी जी। कई लोगों से इस विषय पे चर्चा हुई मैम, कोई ऐसा हल निकलता दिख नहीं रहा है कि छोटे शहर के रंगकर्मियों को प्रेरणा मिले कैसे अपने शहर में टिक करके सक्रिय और सघन रंगमंच करने का। तो विकल्पहीन स्थिति में वो शहर से पलायन कर जाते हैं और एक बहुत उम्दा रंगकर्म नेचुरली। जो वहां हो सकता था उस पे पूर्ण विराम लग जाता है। मैम अगले कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी के जो वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, निश्चित तौर पे वो एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं कि यहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अब उसके क्रियान्वयन का समय आ चुका है कि व्यवहारिक रूप से कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो या तो वो अपने गृह जनपद की ओर निकलेंगे कि वहां जाके सक्रिय रंगकर्म करें, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंबई की ओर जाना चाहेंगे। उनके लिए मैम कोई संदेश बीएनए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए? उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे टाइम पे मेरी धारणा अलग थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं छोटे शहर से आई थी देहरादून, तो मुझे लगता था फिल्मों में काम करना अ, अच्छा नहीं है या बहुत बेकार है, व्हाई शुड आई डू फिल्म्स। वो एक एनएसडी की एक वो होती है ना एक कि फिल्में क्या है, लेकिन बाद में आपको पता लगता है क्यों नहीं, ये भी एक एक्टर का जी काम अभिनय करना है या निर्देशन करना है, तो जी उसको उसके लिए सब माध्यम बराबर हैं। और और मैं ये इसमें कहती हूँ कि एक्टर को भी हक है यार, उसको भी, उसका भी घर है, उसको भी घर का किराया देना, अपने बच्चों की फीस देनी है, तो बिल्कुल। क्यों नहीं जबकि वो टीवी और फिल्म क्यों नहीं करे, क्योंकि ये आजीविका, क्योंकि थिएटर अनफॉर्चुनेटली पे नहीं करता है। थिएटर जी हिंदी थिएटर की मैं बात करूँ तो आप जी वो मेरी वो धारणा अब बिल्कुल समाप्त हो गई है कि क्यों नहीं आप करिए, अच्छा काम करिए, और चाहे फिल्म में करें चाहे टीवी में करें। और जी ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि मैंने तो 10 साल की मैंने कहा बिल्कुल मैं टीवी नहीं करूंगी, फिल्म नहीं करूंगी। अब वो सब बातें वो जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस है ना, वो पिघल चुके हैं। जी और जी एक फील्ड है, आप चाहे जैसे कि विदेशों में होता है कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि जो थिएटर से होता है उसको थिएटर में एक्टिंग करने का जो आनंद मिलता है वो टीवी और फिल्म में, क्योंकि डायरेक्ट ऑडियंस से साक्षात्कार होता है, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। मतलब आई एज एन एक्ट्रेस या कोई भी जो थिएटर का एक्टर है, उसका पहला प्यार थिएटर ही रहेगा। जी जी मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि बेटा यहाँ मतलब सपने देखना बहुत अच्छी बात है, सपने आपको देख, मैंने भी सपना देखा था। जी तो सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। और जी आपका अगर आपका इरादा पक्का है और जी मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने में विश्वास करना पड़ेगा आपको, जी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि आउटसाइडर लोग आके सक्सेसफुल होते हैं। आप शाहरुख खान भी तो दिल्ली थिएटर से ही आए, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया। ये कि आउटसाइडर्स को स्ट्रगल करने के लिए तैयार जी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग बम्बई में आ जाते हैं और अब कोई से सपने होते हैं, तो यहाँ पर कोई आपके लिए एक थाली लेके आपकी पूजा करने के लिए नहीं खड़ा है। आओ भाई आ जाओ, तुम भी आओ। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली आजकल तो मीडियम भी बहुत है, टीवी है, जिसमें अगर आप आपको वैसे इतनी वो बैरियर्स भी आ गए हैं कि आप टीवी से है तो आप फिल्म में काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई टीवी के एक्टर फिल्मों में अब अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो जी और टीवी में आपको आजीविका के अच्छा साधन मिलता है आपको, जी कि आपको, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर को भी जीने का हक है कि बेचारे को, उसको भी जैसे कई मुझे लोग बोलते हैं कि ये क्या है कि थिएटर छोड़ के टीवी क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, उसको जी नहीं अपने बच्चे की फीस देनी है, उसको नहीं अपने मकान का किराया, वो भी तो अपनी आजीविका कमाने का हक है कि वो बेचारा फाका रहे, कला के जी क्षेत्र में बलिदान क्यों करे, है ना। जी 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 जी।
तो मैम लखनऊ आपकी कोरोना काल समाप्त होने के बाद लखनऊ आपके नाटक से कब रूबरू हो पाएगा? अरे मतलब इट इज माय ड्रीम, क्योंकि लखनऊ से मुझे बहुत प्यार है। लखनऊ में मेरे जीजा जी भी रहते हैं। वो अच्छा। हाँ हाँ, वो ही रहती है वहाँ पर। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अब तो। जी जी जी। तो लखनऊ से मेरा प्यार है और आई वुड लव टू कम, क्योंकि मैं बहुत सारे शहरों में गई हूँ, जी जी बाहर भी, लेकिन लखनऊ में मैंने परफॉर्म नहीं किया है। जी जी जी। शायद हम लोग, मैं कलकत्ता में गई हूँ, बैंगलोर में गई हूँ, ईडर गुजरात में गई हूँ, जी और जी। लखनऊ में नहीं आई। देहरादून में परफॉर्म किया है, सहारनपुर में किया है, लखनऊ में नहीं किया है। तो जरूर लखनऊ जरूर मैं आना चाहूंगी। मैम कोरोना काल समाप्त होते ही हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप को हम लोग लखनऊ आमंत्रित करें और आपकी खूबसूरत सा नाटक हम लोग देख पाए, क्योंकि बहुत चर्चा सुने हम लोग आपकी प्रस्तुतियों की, लेकिन लखनऊ अभी तक रूबरू नहीं हो पाया है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इन सभी लोगों की संयुक्त पहल है मैम रंग समागम। पूरे 1 महीने इस कोरोना काल के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेबिनार के जरिए आप जैसे जो कला जगत की विभूतियां उनसे जुड़ रहे हैं। तो मैम आपका एक संदेश इस कला समागम रंग समागम 2020 के लिए। मैं डीएनए के निदेशक रमेश चंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी इस पहल के बारे में, रंग समागम 2020 की एक बहुत अच्छा प्रयास है इस कोरोना काल में, जबकि सबसे ज्यादा इफेक्ट आर्ट्स ही हुई है कि थिएटर तो एकदम से रुक सा गया है। तो ये तरह से लोगों को, खासकर आप लोग कुछ एक्सपर्ट्स को मिला रहे हैं, उनसे रूबरू करने का मौका मिल रहा है। और हमको भी, मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एनएसडी तो गई हूँ, भारत भवन भी गई हूँ, मध्य प्रदेश स्कूल भी गई हूँ, पर बीएनए का कभी मुझे आने का मौका नहीं मिला। तो इस बहाने एक बीएनए से एक रिलेशन बन गया है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत बधाई देती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है लोगों से रूबरू कराने का वेब के द्वारा। और टेक्निक इतना एडवांस हो गया है कि थिएटर बिल्कुल आमने सामने रूबरू करने का मौका होता है, लेकिन टेक्निकली आप लोगों को मिला रहे हैं ऐसे कोरोना काल में, जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप जिन बड़े बड़े थिएटर के लोगों को मिला रहे हैं अपने डीएनए के स्टूडेंट से, और भी आपस में जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही सफल प्रयास है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो मैं डीएनए को और सांस्कृतिक विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आपने भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण को स्वीकार किया, अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को हम सभी के साथ साझा किया। आपकी ये जो इतने उम्दा तरीके से आप समन्वय स्थापित की हुई है रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों के बीच में, ये यूं ही बनी रहे। आप स्वस्थ रहें और आपका ऐसे खूबसूरत काम हम लोगों को देखने को मिलता रहे। तो पुनः मैम रंग समागम 2020 की तरफ से, भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।